अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट नाइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाता है। हम इस चैनल पर इस बारे में भी बात करते हैं कि जो बिज़नेस इंटरनेशनली मौजूद हैं या जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस करते हैं और हम उससे कैसे इंस्पिरेशन लेकर स्मॉल स्केल लेवल पर शुरू कर सकते हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक लीगल और हलाल जरिया है अपनी पैसिव अर्निंग का, उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से जितनी चीज़ें हासिल की हैं वो सब आपके सामने रखते हैं। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स क्या हैं, आप कहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप कैसे अपनी शरिया कॉम्प्लाइंट हलाल इन्वेस्टमेंट का जो फेज़ है वो ज़िंदगी का शुरू कर सकते हैं। इसके हवाले से हमने आपके लिए बहुत एक्सप्लेनेटरी और फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया है और उनको मुख्तलिफ प्लेलिस्ट का हिस्सा बनाया है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी सवालात होते हैं आप वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। उनके हवाले से हम आपके लिए आंसर्स लेके आते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और आपके तमाम सवालात का जवाब देते हैं। हमसे एक सवाल हुआ कि ईपीएस और अपर लॉक के हवाले से, एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम मेंशन किया था, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर और अपर लॉक का कोई ताल्लुक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, वैसे मैंने ईपीएस के ऊपर एक पूरी ब्रीफ वीडियो बनाई है जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कवर कर रहे थे कि वैल्यूएशन रेशोज़, यानी जब हमने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो हम उसकी कुछ रेशोज़ को देखते हैं। तो पी/ई रेशो हो गया, ईपीएस हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गई, डिविडेंड कैसे देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को फार्मूलाज के थ्रू, कंपनी की एग्जांपल्स के थ्रू, कैलकुलेशंस के थ्रू आपके लिए मुकम्मल वीडियोस प्लेलिस्ट में शामिल की गई हैं। सो वहाँ पर हमने ईपीएस क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ मैं इसको बहुत शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि हम मेन कॉन्सेप्ट पे रहें। तो ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। ये कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट का टोटल शेयर्स पे डिवाइड करके। ये हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ईपीएस को वैल्यूएशन और डिविडेंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें कि अपर लॉक क्या होता है, तो अपर लॉक होता है पीएसएक्स में हर स्टॉक का एक दिन की प्राइस रेंज होती है। जैसे सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं, अपर लॉक उस दिन की मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज होती है। ये बनाया गया है ताकि प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अच्छा, जब अपर लॉक लग जाता है उसके बाद मोस्टली सेल भी नहीं हो रही होती है मज़ीद। तो अच्छा, आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आपको लोअर लॉक और अपर लॉक कब लगते हैं, किस तरह से आपने उस दौरान में फ़ायदा उठाना है, कब बेचना होता है, कि अपर लॉक लगने पे आपने बेचना है नहीं बेचना, क्या लोअर लॉक लगने पे बेचना है, अगर आप इस पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ ईपीएस वर्सेस अपर लॉक क्या है, तो यहाँ पर एक क्लियर फ़र्क समझ लें कि ईपीएस एक फंडामेंटल इंडिकेटर है जो प्रॉफिट स्ट्रेंथ दिखाता है, जबकि अपर लॉक जो है वो एक टेक्निकल मैकेनिज्म है जो एक दिन की प्राइस की मूवमेंट को लिमिट करता है। मतलब इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर अब एक कन्फ्यूजन जो है जो लोगों में अक्सर अराइज होता है कि लोग कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं कि जब कंपनी अच्छी ईपीएस अनाउंस करती है तो इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं और स्टॉक जो है वो अपर लॉक लग जाता है। लेकिन ये ईपीएस का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता, बल्कि ये डिमांड का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईपीएस ख़राब हो लेकिन र्यूमर्स या स्पेकुलेशंस की वजह से अपर लॉक लग जाता है। तो जो सवालात आपके इस तरह के थे कि अगर किसी कंपनी का नेगेटिव ईपीएस है और उसके बावजूद वो अपर लॉक लग रही है तो वो क्यों है, तो वो इसलिए है कि हो सकता है उस कंपनी ने अपनी कोई न्यूज़ दी हो या वो किसी ऐसे सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है कि जहां ओवरऑल सेक्टर की रैली हो रही है, जिसकी वजह से वो भी उस कह लें कि बेनिफिट में आ रही है और मुख्तलिफ लोग उसको स्पेकुलेशंस की वजह से या मार्केट मोमेंटम की वजह से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या उसने कोई अच्छी कोलैबोरेशन कर ली है और उसने कोई फंडामेंटल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। अर्निंग पर शेयर कम होने के बावजूद, नेगेटिव होने के बावजूद कोई कंपनी अपर लॉक लग सकती है। अब हम यहाँ पर एक मिसाल देख लेते हैं कि मान लें कि एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में स्ट्रॉन्ग ईपीएस दिखता है, तो इन्वेस्टर्स रश करते हैं कि हम मतलब फौरी तौर पे, यानी उनमें एक हलचल पैदा होती है कि हम जो है उस स्टॉक को ख़रीदें, जिसकी वजह से जो अपर लॉक है वो हिट कर जाता है।
लेकिन दूसरी साइड पर एक कंपनी नेगेटिव ईपीएस भी दिखाए, फिर भी मार्केट रूमर्स की वजह से अपर लॉक लग सकता है। इसे क्लियर हो जाता है कि ईपीएस जो है वो डायरेक्ट गारंटी नहीं है अपर लॉक लगने की। तो ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं आता आपके अपर लॉक लगने से। तो अगर हम बात करें कि इसके पीछे की पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से अपर लॉक लग रहा होता है, तो इसका जो मेन बेनिफिट्स हैं या मेन कह लें कि इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसके बिहाइंड होते हैं, उसमें मार्केट डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है। और फिर आ जाता है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स और न्यूज़ का आना, र्यूमर्स की स्पेकुलेशंस का होना, कंपनी की कोई अनाउंसमेंट आना, या चाहे वो ईपीएस हो या डिविडेंड हो या कोई और कॉरपोरेट एक्शन हो, तो इन वजह से भी हो सकता है। और इवन आप देखें कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो पॉलिसीज़ उसको अफेक्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अफेक्ट कर रही हैं, या किसी ऑयल सेक्टर से अगर ताल्लुक है और किसी ऑयल की प्राइसेस में चेंज आया है, सो अगर वो कंपनी उस सेक्टर से ताल्लुक रखती है, तो उस वजह से भी कह लें कि उसके अंदर अपर लॉक लग सकता है। इवन बाज़-औक़ात अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, तो जब भी ऑयल एंड गैस के हवाले से कोई अनाउंसमेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो उनका सेक्टर है ऑयल एंड गैस का, वही अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। सो उसमें आप वाइडली अगर जो लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट रख रहे होते हैं, तो वो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी लोग अक्सर उठाते हैं। अगर हम आज की तमाम बातों को आपके लिए फाइनल टेकअवेज का एक कह लें कि कंक्लूजन बनाएं, तो ये है कि ईपीएस अकेला अपर लॉक का सबब नहीं होता। अपर लॉक तब भी लग सकता है जब डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा हो। अच्छी कंपनीज जो हैं वो मोस्टली ईपीएस देती हैं, उनका ईपीएस यानी ज़्यादा होना चाहिए, और जो ईपीएस की डिमांड है वो ट्रिगर कर सकती है आपके अपर लॉक को लगने के लिए, लेकिन ये कोई कह लें कि कंपल्शन नहीं होती है। और हमें ये देखना है कि जिन कंपनीज़ का ईपीएस अच्छा होता है वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, और वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी और आपको बेनिफिट देगी। और इन्वेस्टर के लिए जो है ईपीएस एक बेनिफिशियल टर्म है, क्योंकि उससे अंदाज़ा होता है कि अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। तो ये एक फंडामेंटल कंपनी होने का इंडिकेटर होता है, ये एक लो रिस्क कंपनी होने का इंडिकेटर हो सकता है। तो इसलिए लोग जिन कंपनीज़ का ईपीएस अच्छा होता है, जिन कंपनीज़ का डिविडेंड अच्छा होता है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और जो डेली बेस के ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली जो है न्यूज़ के ऊपर, स्पेकुलेशंस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत बार ईपीएस या इस तरह की चीज़ें वर्क नहीं करती, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस की बजाय टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपके कोई सवालात हों, आप किसी कंपनी के बारे में ब्रीफ वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अभी से हमें बता सकते हैं। जो कंपनीज हमारे पास लिस्ट डाउन हो चुकी हैं, उसके बाद फिर हम आपकी कंपनी को ऐड ऑन करेंगे और आगे आपके लिए ब्रीफ कंपनी बिजनेस आइडियाज़ भी लेके आने वाले हैं। यानी कि जो कंपनीज पीएसएक्स पे मौजूद हैं उनके ऊपर भी हम उनके जो बिजनेस है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या बिजनेस करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।